वो एक बहुत ही शरारती छोटी लड़की थी जिसका नाम सू मुमू था। एक अकेली रह गई बच्ची जिसके माता पिता कहीं और रहते थे। उसके क्लास के दूसरे बच्चों में से कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। फिर भी आज याओ याओ ने खुद पहल करके उसके साथ खेलने की कोशिश की थी। हालांकि अकेलेपन के कारण बहुत ज़्यादा सिमट जाने की वजह से मुमू अजनबियों के अपने पास आने पर बहुत ज़्यादा चौकस रहती थी। नतीजतन जब उसने याओ याओ को मना किया तो गलती से उसे धक्का दे दिया, जिससे वो लड़खड़ा गई और दीवार से जा टकराई। पूरी बात जानने के बाद मैंने आगे बढ़कर अपनी बेटी के बालों को प्यार से सहलाया। याओ याओ, मैंने धीरे से पूछा, क्या आज किसी ने तुम्हें तंग किया? याओ याओ ने उस छोटी लड़की की तरफ देखा जो टीचर के बगल में चुपचाप खड़ी थी। एक ऐसी लड़की जिसकी आंखें झुकी हुई थीं और उनके किनारों पर हल्की सी लाली थी। फिर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हुए उसने अपनी नाक रगड़ी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम खेलते खेलते बस एक दूसरे से टकरा गए थे। मैंने अपनी बेटी के चेहरे के हाव भाव को गौर से देखा। उसी पर शिया किंग वान ने भी धीरे से कहा, याओ याओ, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर तुम झूठ बोलोगी तो तुम्हारी नाक लंबी हो जाएगी। ये सुनकर याओ याओ के कानों के सिरे एकदम लाल हो गए। खैर, सू मुमू ने गलती से मुझे धक्का तो दिया था, लेकिन सच कहूं तो कोई बात नहीं। मैं मुस्कुराई और आगे बढ़कर अपनी बेटी के मुलायम गोल मटोल गाल को प्यार से थपथपाया। याओ याओ बहुत बहादुर है, वो आज रोई नहीं। मुझे अपना बैग दो, चलो अब घर चलते हैं। टीचर और मुमू को अलविदा कहो। तभी याओ याओ के चेहरे पर मुस्कान आई। वो अपने छोटे छोटे पैरों से दौड़ती हुई सू मुमू के सामने जाकर खड़ी हो गई। उस लड़की का थोड़ा गंदा सा हाथ पकड़ा और उसकी हथेली पर प्यार से थपथपाया। फिर अपने चेहरे पर बेहद गंभीरता का भाव लिए हुए उसने कहा, मुमू, तुम बहुत शरारती हो, बहुत बहुत ज़्यादा शरारती हो। मुमू इस खूबसूरत किसी राजकुमारी जैसी दिखने वाली लड़की को घूरती हुई साफ तौर पर हैरान रह गई। वो ऐसे पीछे हटी जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो और तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। जब मेरी बेटी ने सबको अलविदा कह दिया तो मैं मुस्कुराया, उसका हाथ पकड़ा और सिया किंग वान के साथ हम बाहर निकल गए। टीचर हु ने आखिरकार राहत की सांस ली। मुमू, उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारी दादी आज तुम्हें लेने आ रही हैं? लेकिन जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि सू मुमू की नज़रें दूर कहीं टिकी हुई थीं। उसकी आंखों की गहराइयों में एक हल्की टिमटिमाती हुई चाहत की रोशनी झलक रही थी। उस छोटी बच्ची की नज़र का पीछा करते हुए उन्होंने उन 3 लोगों को देखा जो पहले ही दूर जा रहे थे। याओ याओ, जिसे शायद गले लगने की चाहत थी, अपने कोमल छोटे हाथ फैलाए हुए खुशी से उछल कूद कर रही थी। अपनी बेटी की प्यारी सी मनोहार को ना ठुकरा पाते हुए मैंने उसका छोटा सा खरगोश वाला बैग सिया किंगवान को थमा दिया। अपनी बेटी के बालों के बीच छिपी हुई याओ याओ की आंखें तुरंत खुशी से चमक उठी और वो चिल्लाई, भैया। उसकी कोमल मीठी बच्चों जैसी आवाज किसी हवा में बजने वाली घंटी की तरह गूंज उठी। सू मुमू ने चुपचाप अपनी नजरें फेर ली। उसने अपना हाथ खोला। उसकी हथेली पर एक छोटा सा खरगोश के आकार का टॉफी रखा था, जिसे याओ याओ ने कुछ ही पल पहले उसके साथ खेलते हुए चुपके से उसकी हथेली में सरका दिया था। आने वाले दिनों में याओ याओ हमें हर दिन स्कूल में हुई हर बात के बारे में बताती थी। ये साफ था कि वो वहां बहुत अच्छा समय बिता रही थी। फिर अप्रैल के बीच में मैंने आखिरकार अपने बाल छोटे करवा लिए, जिससे मेरा बेहद आकर्षक चेहरा सामने आ गया। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मैंने देखा कि मेरे साथियों से मुझे मिलने वाले ध्यान में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इसका मुख्य कारण ये था कि मेरे नयन जियांग लिंगलिंग से काफ़ी मिलते जुलते थे। मेरी त्वचा गोरी थी और मैं सभ्य और नाजुक सुंदरता की श्रेणी में आता था। जैसा कि लिंगहुई ने एक बार कहा था, उसका बेटा थोड़ा लड़कियों जैसा दिखता है। ठीक इसी वजह से मुझे कभी भी दूसरों का अपनी शक्ल सूरत पर टिप्पणी करना पसंद नहीं आया था, और इसलिए मैंने इतने समय तक अपने बाल लंबे रखे थे ताकि अपनी अच्छी शक्ल को छिपा कर रख सकूं। सिया किंगवान ने भी इस परिवर्तन को देखा, हालांकि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार वो तो हमेशा से जानती थी कि मैं काफ़ी आकर्षक हूं। लेकिन एक दोपहर जैसे ही सिया किंगवान ने अपना लंच लिया और बैठने ही वाली थी, उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मैं अभी भी सर्विंग विंडो की लाइन में खड़ा था और एक खूबसूरत लड़की से बातें कर रहा था जिसे वो नहीं पहचानती थी। जब हम बातें कर रहे थे तो हम दोनों ने अपने फ़ोन भी निकाल लिए। ऐसा लग रहा था जैसे हम वीचैट पर एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज करने वाले हैं। ये देखकर सिया किंगवान के चेहरे के हाव भाव तुरंत ठंडे पड़ गए।
वो खड़ी हुई और चेहरे पर बिल्कुल खाली भाव लिए मेरी तरफ चलने लगी। हे जियान हाओचन, इधर आओ। मैंने थोड़ा हैरान होते हुए अपना सिर घुमाया। ये पहली बार था जब सिया किंगवान ने स्कूल में मुझे आवाज़ दी थी। क्या हमने ये तय नहीं किया था कि हम किसी और को अपने रिश्ते के बारे में पता नहीं लगने देंगे? पास ही खड़ी क्लास मॉनिटर झांग रोशवान हैरानी से जमसी गई। क्या ये वही सिया किंगवान नहीं थी जो कैंपस की मशहूर खूबसूरत लड़की थी? आखिर जियान हाओचन के साथ इस तरह का रिश्ता कैसे हो सकता था? जैसे ही वो इन अटकलों में खोई हुई थी, सिया किंगवान फिर बोली, इधर आओ और खाते समय मेरे बगल में बैठो। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उसकी आवाज़ ठंडी और बेपरवाह थी, जिसमें भावनाओं का कोई नामो निशान नहीं था। झांगरू और श्वान, जिसे अब उनके रिश्ते का राज पता चल गया था, वहां और रुकने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने जल्दी से अपनी लंच ट्रे उठाई और वहां से भाग निकली। जहां तक मेरी बात है, एक पल हिचकिचाने और एक गहरी थकी हुई सांस लेने के बाद मैं बेमन से उसकी तरफ चल पड़ा। तभी ठीक उसी समय चेन्हाओ और ली यूयू भी वहां आ गए और मेरे साथ खाना खाने बैठ गए। हाओचन, तुम अकेले ही क्यों खा रहे हो? उन्होंने पूछा। लेकिन जैसे ही चेन्हाओ ने मेरे सामने बैठी लड़की को साफ साफ देखा, वो पूरी तरह से जम गया। हैरानी के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दूसरी तरफ ली यूयू ने शिया किंगवान का काफी स्वाभाविक तरीके से अभिवादन किया। शिया किंगवान एक पल के लिए चुप रही, फिर बोली, तुम दोनों हमारे बगल वाली मेज पर जाकर बैठो। वे दोनों पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। किस्मत से सबसे पहले इस सदमे से बाहर निकली ली यूयू। उसने जल्दी से अभी भी हैरान खड़े चेन्हाओ को वहां से खींचकर दूर ले गई। मैं सावधानी से शिया किंगवान को देख रहा था। आज तुम्हें क्या हो गया है? ये सुनकर शिया किंगवान को आखिरकार एहसास हुआ कि उसने अभी अभी क्या किया था। इस बात को सोचते ही उसके कान तुरंत गर्म हो गए। उसने अपना सिर झुका लिया और बेपरवाह होने का नाटक करते हुए अपनी चॉपस्टिक्स को कुतरने लगी। फिर शांत आवाज में बोली, क्या तुम अपना किया हुआ वादा इतनी जल्दी भूल गए? मैं एक पल के लिए रुका, फिर तुरंत बात समझ गया। वो हमारे उस समझौते की बात कर रही थी कि कॉलेज जाने से पहले हम डेट नहीं करेंगे। फिर भी मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा। इसके विपरीत मुझे ये काफी मजेदार लगा। ये लड़की अपने दिमाग में किस तरह के अजीबोगरीब ख्याल पका रही है। मैं जोर से हंसे बिना नहीं रह पाया। कोई सफाई दिए बिना मैं बस पीछे की ओर झुक गया और आलस भरे अंदाज में उसे देखने लगा। मेरी हंसी से शिया किंगवान थोड़ी घबरा गई और चिढ़ भी गई। तो तुमने खुद गड़बड़ की और अब तुम मन ही मन इस पर खुश हो रहे हो, उसने सोचा। मेरे चेहरे से वो इतराने वाला भाव मिटाने के लिए कुछ करने का फैसला करते हुए शिया किंगवान ने अपनी चॉपस्टिक्स आगे बढ़ाई और चिकन का वो अकेला लेग पीस, जो मेरी प्लेट में बचा हुआ आखिरी टुकड़ा था, ठीक मेरे सामने से झपट लिया। मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा। अभी भी मुस्कुराते हुए मैंने अपनी बात समझानी शुरू की। ये हमारे ग्रेजुएशन बैंक्वेट के आसपास का समय था। चूंकि मैं क्लास लाइफ कमेटी का सदस्य था और यूयू के साथ मेरे अच्छे संबंध थे, इसलिए वो चाहती थी कि मैं उसके परिवार के रेस्टोरेंट में एक प्राइवेट कमरा बुक करूं। उस खास मौके के अलावा हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शायद ही कभी एक दूसरे से बात करते थे। फिर भी जिया किंगवान ने मेरी तरफ पूरी तरह से अविश्वास भरी नज़रों से देखा। आखिरकार उसमें अपनी आंखों से देखा था कि वो लड़की मुस्कुराते हुए अपना फ़ोन निकाल रही थी। क्या तुमने अभी अभी उसे वीचैट पर ऐड नहीं किया? उसने पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। वो तो मुझे ऐड करना चाहती थी। उसने कहा कि इससे संपर्क में रहना आसान हो जाएगा। जिया किंगवान ने त्योरियां चढ़ाईं। और तुमने उसे दे दिया? हाँ, लेकिन सुनो, क्या तुम पहले मुझे मेरा चिकन लेग वापस दे सकती हो? मैंने पूछा। मेरी आंखें पूरी तरह से गंभीरता के साथ मेरे चिकन लेग पर टिकी हुई थीं। ये सुनकर जिया किंगवान का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। वो असल में चिकन लेग मुझे वापस देने ही वाली थी, लेकिन अब उसने उसे वापस छीन लिया। बिल्कुल नहीं, उसने ऐलान किया। मेरा पेट अभी भरा नहीं है। ये देखकर मैं हंसे बिना नहीं रह सका। एक बड़ी लड़की होने के बावजूद तुम काफ़ी कंजूस हो। फिर भी वो हल्का हंसा जो जिया किंगवान के कानों में पड़ी उसे और भी ज्यादा चिढ़ाने वाली लगी। ठीक उसी तरह की दबी हुई झुंझलाहट जैसी उसे उसी सुबह महसूस हुई थी। जब मैं जी भर के हंस चुका, तब जाकर मैंने उसे चिढ़ाना बंद किया और अपनी चॉपस्टिक से उसे हल्का सा टैप किया। अरे, अपने फ़ोन में देखो। जिया किंगवान ने त्योरियां चढ़ाईं, ये सोचते हुए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। जब मैं कहूं तभी देखना। जब मैंने जोर दिया, तब जाकर जिया किंगवान ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढका और अपना फ़ोन निकाला। तभी उसकी नज़र उस पर पड़ी, एक लाल रंग का नोटिफिकेशन डॉट। उसे नहीं पता था कि वो कब आया था, जो उसके नए वीचैट संपर्कों की सूची में ठीक वहीं मौजूद था।
नमस्ते जियांग हाओचन, मैं झांगरू अक्सवान हूँ। जब तुम इसे देखो तो कृपया मेरा अनुरोध स्वीकार कर लेना। ये देखकर जिया किंगवान पल भर के लिए हक्की बक्की रह गई। ये क्या है? उसने पूछा। ओह, बस कुछ यूं ही, मैंने जवाब दिया। मैंने अभी अभी उसे तुम्हारी वीचैट आईडी दे दी। ये सुनकर सिया किंगवान और भी ज्यादा घबरा गई। तुमने उसे मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्यों दी? मैं धीरे से हंसा। अरे, क्या मैंने तुमसे और याओ याओ से वादा नहीं किया था कि अगर कोई लड़की मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगेगी तो उसे पहले मेरी पत्नी की मंजूरी लेनी होगी। जिया किंगवान एकदम से रुक गई। थोड़ी देर बाद उसके गोरे गोरे कान अचानक शर्म से लाल हो गए। फिर उसने घबराकर इधर उधर देखा। वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा लग रही थी। फिर अपनी आवाज धीमी करके फुसफुसाते हुए बोली, तुम्हारी पत्नी कौन है? क्या तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो? हम स्कूल में हैं, ये किस तरह की बकवास चिल्ला रहे हो? मैंने अपनी एक भौं ऊपर उठाई। ये खामोश इशारा था जिसका मतलब था, तो जब हम स्कूल में नहीं होते तब तुम्हें इस नाम से बुलाना ठीक है ना? सिया किंगवान ने अपनी जबान से अपने दाएं गाल के अंदरूनी हिस्से को दबाया। वो अपने कानों में हो रही झंझनाहट को शांत करने की कोशिश कर रही थी। मुझे भी ठीक वैसा ही महसूस हुआ। जब से हम पिछली बार अस्पताल से लौटे थे, तब से ये लड़का मुझे लगातार पत्नी कहकर चढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। काफी देर बाद सिया किंगवान ने आखिरकार फिर से अपना सख्त चेहरा बना लिया और चिकन का लेग पीस वापस मेरी प्लेट में रख दिया। हालांकि शायद उसे लगा कि उसका अभी का बर्ताव थोड़ा जल्दबाजी भरा था, इसलिए सिया किंगवान ने अपनी गलती सुधारने का फैसला किया और फिर बड़े दिल वाला रवैया अपनाते हुए उसने अपना फ़ोन मेज़ पर रख दिया। नहीं, तुम्हें खुद ही उसे ऐड करना चाहिए, वरना क्या पता बाद में उसे किसी काम के लिए तुमसे संपर्क करने की ज़रूरत पड़ जाए। मैंने लापरवाही से अपना हाथ हिला दिया। मैं उसके साथ कोई बहुत ज़्यादा घुल-मिल कर नहीं रहता। अगर कोई ज़रूरी बात हो तो बस मुझे बता देना, वरना अगर कोई बहुत ज़रूरी बात ना हो तो उसे नज़रअंदाज कर देना। वैसे भी क्या तुम ही वो नहीं हो जिसे मुझ पर भरोसा नहीं है? सिया किंगवान ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है? मैं तो बस याओ याओ की तरफ से तुम पर नज़र रख रही हूँ। मैंने अपनी चॉपस्टिक से अपनी प्लेट में रखे मांस के टुकड़े को उठाया। हाँ बिल्कुल, तो फिर रखो नज़र। लगता है कि याओ याओ की खातिर मुझे अपनी बाकी की जिंदगी पवित्र और निष्कलंक बनकर ही बितानी पड़ेगी। सिया किंगवान को हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी दबा ली और अपना चेहरा गंभीर बनाए रखा। अचानक कुछ याद आने पर मैंने अपना चेहरा सीधा किया और कहा, ओ हाँ, असल में मुझे तुम्हें कुछ बताना है सिया किंगवान। मेरी माँ चाहती हैं कि मैं इस हफ्ते घर जाकर उनसे मिलूं और मैं याओ याओ को भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। सिया किंगवान भी सीधी होकर बैठ गईं। क्या ये सही रहेगा? मैंने मन ही मन आह भरी। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी चाची इशारे कर रही हैं और याओ याओ के बारे में कई बार पूछ रही हैं। ये तो बस इसलिए है कि याओ याओ बहुत समझदार है, इसलिए उसने अभी तक कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी चाची को शक होने लगा है कि मैं अपने पिताजी के IELTS के काम में उनकी मदद कर रहा हूँ। सिया किंगवान ने धीरे से किया। उसकी आवाज़ में थोड़ी हिचकिचाहट थी। तो तुम उन्हें क्या बताने का सोच रहे हो? मैं चुप हो गया। कुछ देर सोचने के बाद मैंने अपना सिर हिलाया। हालात को देखते हुए सबसे अच्छा यही था कि पहले याओ याओ को घर ले जाया जाए। जब पितृत्व परीक्षण के नतीजे हाथ में होंगे तो सब कुछ साफ साफ समझाया जा सकेगा। सिया किंगवान एक पल के लिए हिचकिचाई। क्या अभी मेरा वहां जाना सच में सही रहेगा? और जब सही समय आएगा तो मैं जियांग हाओचेन के परिवार को ये सब कैसे समझाऊंगी? मैं यकीनन सीधे सीधे ये तो नहीं कह सकती कि मैं आपकी होने वाली बहू हूं, है ना? मैं ठीक ठीक समझ गया था कि वो क्या सोच रही थी। तो फिर मुझे पहले जाकर याओ याओ के बारे में स्थिति साफ करने दो, लेकिन फिर भी कॉलेज जाने से पहले तुम्हें उनसे ज़रूर मिलना चाहिए। हाँ, बेशक बहू के तौर पर नहीं, बल्कि याओ याओ की माँ के तौर पर, ताकि दोनों बुजुर्गों को तसल्ली मिल जाए। ये देखकर कि उसके चेहरे पर अभी भी थोड़ी गंभीरता थी, मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे माता पिता बहुत ही मिलनसार हैं, उनसे बात करना बहुत आसान है। सिया किंगवान ने सिर हिलाया। जब मैंने अपनी बात पूरी कर ली तो मैं खड़ा हो गया और क्लास में वापस जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी सिया किंगवान ने अचानक मुझे आवाज़ दी, जियांग हाओचेन, ऐसा लगता है जैसे याओ याओ को गोद में लिए हुए मुझे सदियां बीत गई हैं। क्या तुम मेरी तरफ से उससे माफ़ी मांग लोगे? सिया किंगवान ने अपनी नज़रें झुका लीं और उसकी आवाज़ धीमी होकर फुसफुसाहट में बदल गई। मैंने याओ याओ से पहले वादा किया था कि मैं उसके साथ कुछ समय बिताऊंगी,
लेकिन उस अस्पताल वाली घटना के बाद से घर का माहौल काफ़ी अजीब सा हो गया है। मैंने उस पर तिरछी नज़र डाली। किस बात की बाफी? जैसे याओ याओ कभी तुमसे नाराज़ होगी भी। अगर तुम व्यस्त हो तो बिना किसी चिंता के बस अपने काम पर ध्यान दो। मैं तुम्हारी याओ याओ का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ। सिया किंगवान नीचे ही देखती रही और अभी भी काफ़ी उदास लग रही थी। ठीक अगले ही पल उसे अचानक अपने शरीर से कोई ठंडी और बर्फीली चीज़ छूती हुई महसूस हुई। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और यहाँ तक कि उसे कुछ बार आगे पीछे भी घुमाया। फिर उसने ऊपर देखा तो पाया कि मैं अपने हाथ में कोला का एक ठंडा कैन उछाल रहा था। मैं मुस्कुराते हुए कहा, तुम अभी सिर्फ 18 साल की हो। इसका मतलब है कि तुम याओ याओ के साथ 30 साल की सिया किंगवान के मुकाबले 20 साल ज्यादा रह सकती हो। मैं हल्का सा हंसा। कुछ दिन इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिया किंगवान ने इस बारे में ध्यान से सोचा और उसके माथे की शिकन साफ तौर पर कम हो गई। वो सही कह रहा है, अभी तो आगे बहुत सारे दिन बाकी हैं। जब सिया किंगवान क्लासरूम में वापस आई तो वो पहले से ही खचाखच भरा हुआ था। कुछ छात्रों को छोड़कर जो थोड़ी देर का ब्रेक ले रहे थे, बाकी सभी ने अपने सिर झुका रखे थे और चुपचाप अभ्यास के सवाल हल कर रहे थे। शिया किम्मान भी अपनी सीट पर बैठ गई और अपने टेस्ट पेपर फैला लिए। हालांकि उसने अभी कुछ ही शब्द लिखे थे कि किसी ने उसकी डेस्क पर धीरे से थपथपाया। शिया किंगवान ने ऊपर देखा कि कौन है। लिन वेन युआन, जो क्लास का स्टूडेंट लाइफ रिप्रेजेंटेटिव था। शिया किंगवान, उसने कहा, हमारी क्लास ने ग्रेजुएशन के लिए एक ग्रुप चैट बनाया है। बाकी सभी लोग पहले ही जुड़ चुके हैं, सिर्फ तुम ही बची हो। क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा खाली समय है तो चलो मैं तुम्हें भी उसमें जोड़ देता हूं। शिया किंगवान ने विनम्रता से मुस्कुरा दिया। इसकी सच में कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बड़े ग्रुप चैट ज़्यादा पसंद नहीं है। लिन वेन्युआन के चेहरे के भाव अपरिवर्तित रहे। वो सौम्य विनम्रता की साक्षात प्रतिमा थे। तो फिर उसने कहा, तुम मुझे वीचैट पर क्यों नहीं ऐड कर लेती? ग्रेजुएशन के बाद हम क्लास रियूनियन रखेंगे या शायद अपने टीचर से मिलने वापस आएंगे, और मैं नहीं चाहूंगा कि जब वो समय आए तो तुम्हें इसकी कोई जानकारी न मिले। शिया किंगवान एक पल के लिए चुप हो गई। मौका भांपते हुए लिन वेन्युआन ने तुरंत ग्रेजुएशन गैदरिंग की बात पकड़ ली और इसे टीचर द्वारा दिया गया एक फर्ज बताकर एक आसान बहाना बना लिया। कोई और चारा न देखते हुए शिया किंगवान ने बस सिर हिला दिया। एक सेकंड रुको। लिन वेन्युआन सीधा होकर बैठ गया। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी और उसने जल्दी से अपना फोन निकाला। इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे अपनी आईडी सीधे बता दो। शिया किंगवान अपनी डेस्क के नीचे अपने फोन में कुछ ढूंढ रही थी। नहीं रुको, मैं बस ये देख रही हूं कि मेरी वीचैट आईडी असल में है क्या। लिन वेन्युआन के दिमाग में तुरंत एक सवालिया निशान उभर आया। इस बीच मैंने अभी ठीक से अपनी सीट भी नहीं ली थी कि मेरे वीचैट पर एक लाल रंग का नोटिफिकेशन डॉट दिखाई दिया। ये लिन वेन्युआन है। अब से अगर ग्रुप चैट में कोई भी बात होगी तो मैं तुम्हें सीधे बता दूंगा। मैं उस मैसेज को घूरता रहा, पूरी तरह से हैरान परेशान। लेकिन इससे पहले कि मैं समझ पाता कि हो क्या रहा है, शिया किंगवान का एक मैसेज आया। मैं तुम्हें नुकसान में तो नहीं रहने दे सकती ना? मैं धीरे से हंस पड़ा। तुम हमेशा मेरी हर बात की नकल क्यों करती हो? क्या होगा अगर वो लड़का सच में डेटिंग शुरू करना चाहता हो? शिया किंगवान ने तुरंत जवाब दिया, तो फिर उसी के साथ डेट कर लो। जवाब देने के बाद उसने तुरंत अपना फोन रख दिया और अपने प्रैक्टिस एग्जाम की तैयारी में फिर से जुट गई। इस बीच मैंने इस बारे में सोचा और आखिरकार उस लड़के को, जिसका नाम लिन वेन्युआन था, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड करने का फैसला कर ही लिया। खुशकिस्मती से जब से जियाओ मेरी जिंदगी में आई थी, मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर डोरेमोन की तस्वीर लगा ली थी। इससे मैं सचमुच एक लड़की जैसी ही लग रही थी। इसके बाद मैंने अपनी वीचैट मोमेंट्स चेक किए ताकि ये पक्का हो जाए कि वहां कुछ भी अजीब या शक पैदा करने वाला पोस्ट ना हो। तसल्ली होने पर मैंने अपनी स्क्रीन लॉक की, फोन को एक दराज में फेंक दिया और अपने प्रैक्टिस के सवालों पर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि मुझे काम करते हुए अभी 2.5 सेकंड भी नहीं हुए थे कि अचानक चेन हाओ अंदर आया। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था और उसके ठीक पीछे ली यूयू थी। वो एक कुर्सी खींचकर लाई, मेरे ठीक सामने बैठ गई और अभी भी मुंह फुलाए हुए उसने पूछा, हाओ चेन, अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे बताओ, क्या तुम्हारे इस भाई ने तुम्हारे साथ इन सालों में अच्छा बर्ताव किया है? मैंने एक पल के लिए इस बारे में सोचा। हाँ, मुझे लगता है कि उसने किया है। हालांकि तुम्हें याद है वो समय जब लूना न्यू ईयर के दौरान तुम यहाँ घूमने आए थे
तुमने चुपके से मेरे होंगबाओ से 300 रुपये निकाल लिए थे, सिर्फ कुछ इन गेम स्किन्स खरीदने के लिए। तुमने मेरे पैसे लिए थे, है ना? चेन हाओ जोर से जानबूझकर खांसा। तुमने हम दोनों से इतनी बड़ी बात छिपाने की हिम्मत कैसे की? सच बताओ, और ईमानदारी से। तुमने आखिर कैंपस ब्यूटी के साथ बैठकर लंच कैसे कर लिया? उसके साथ पूरी दोपहर बातें कैसे कर लीं? और वो इतने खुश कैसे दिख रहे थे? उसे तुम में ऐसा क्या दिखा होगा? क्या उसके दादाजी के चाय के बागान में मंदी आ गई है और वो अपना स्टॉक निकालने का कोई तरीका ढूंढ रही है? मैंने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैंने ये बात यूयू से नहीं छिपाई थी। मैंने ये बात सिर्फ तुमसे छिपाई थी। ये सुनकर चेन हाउ सदमे से जम गया। वो मुड़ा और बड़ी बड़ी आंखों से ली यूयू को घूरने लगा। उसकी प्रतिक्रिया देखकर ली यूयू ने बस अपनी एक भौं ऊपर उठाई। हाँ, तुम अकेले ही थे जिसे ये बात नहीं पता थी। चेन हाउ का शरीर धीरे धीरे अकड़ गया। वो खड़ा हुआ, आगे की ओर झपटा और उसने अपने अच्छे भाई का गला पकड़ लिया। तो तुम मेरी पीठ पीछे छिप छिपाकर लड़कियों के पीछे भाग रहे थे, है ना? मैं तुम्हारी मां को बता दूंगा। बता दो, तुम तो गए काम से। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने जल्दी से उसका हाथ झटक कर हटा दिया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये देखकर कि क्लासरूम भरने लगा था, चेन हाउ ने आखिरकार अपने कपड़े ठीक किए और वापस बैठ गया। हालांकि उसकी नजरें अभी भी मुझ पर ही टिकी हुई थीं। बता भी दे, क्या तूने उसे पटा लिया या नहीं? ऐसा नहीं था कि वो अपने दोस्त को कामयाब होते हुए नहीं देख सकता था। असली बात तो ये थी, सिर्फ इसलिए कि अब तेरे पास पोर्श है, इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी पुरानी गाड़ी, अपनी असली बेबी को यूं ही फेंक दे, है ना? ली यूयू ने चेन हाउ की तरफ देखा और अपनी हंसी नहीं रोक पाई। दूसरी तरफ मैंने ठंडी सी हंसी हंसते हुए कहा, धत तेरी की, क्या तू अपनी उल्टी सीधी सोच मुझ पर थोपना बंद करेगा? चेन हाउ ने अपने होंठ से कोड़ लिए। ठीक है, बस ये पक्का कर लेना कि ग्रेजुएशन के बाद तू उसे हमसे मिलवाने जरूर लाए। इतना कहकर उसने जानबूझकर अपनी उंगली से मेरे माथे पर एक हल्का सा धक्का दिया। इसकी परवरिश थोड़ी सख्ती से करना। जब सही समय आए तो इसे याद दिलाना कि लोगों से तमीज से बात करे। और तू अगला शब्द बोलने से पहले अपना ये सड़ा हुआ रवैया ठीक कर ले। जहां तक मैं शिया किंगवान, उस जिद्दी लड़की को जानता हूं, उसे चेन हाउ जैसे लड़कियों के पीछे भागने वाले लड़के में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। चेन हाउ अपनी सीट पर आलस से पसर गया। मैं क्या कहूं, मैं हूं ही इतना हैंडसम। मैंने सहमति में सिर हिलाया। ये तो सच है, अगर लड़कियों को सड़क के किनारे कोई प्यारा सा कुत्ता दिख जाए तो वे अपने आप ही उसके पास जाकर उसे प्यार से थपथपाना चाहेंगी। ली यूयू ने थम्स अप किया। सही बात है। ठीक उसी समय हमारे क्लास टीचर ओल्ड वू अंदर आए और पिछले महीने के टेस्ट की कॉपियां वापस बांटना शुरू कर दिया। उन्होंने सख्ती से अपनी मेज पर थपथपाया। ये सच है कि तुम्हारी पढ़ाई की नींव पहले 2 सालों में ही रखी गई थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इसमें गिरावट की गुंजाइश अभी भी बाकी है। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या मैं खास तौर पर चेन हाउ की बात कर रहा हूं, मैं किसी का नाम सीधे तौर पर नहीं लूंगा। ये सुनकर चेन हाउ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या ये बूढ़ा जानबूझकर मुझे ही निशाना बना रहा है? इसी बीच मैंने बिना ज्यादा सोचे समझे अपने खुद के नंबरों पर एक नजर डाली। मैंने जिन सवालों के गलत जवाब दिए थे उन सभी को ध्यान से नोट करने के बाद मैंने याओ याओ से कहा कि वो मेरा एग्जाम पेपर शिया किंगवान के पास ले जाए। जैसे ही शिया किंगवान को मेरा एग्जाम पेपर मिला, उसने तुरंत कुल स्कोर जोड़ना शुरू कर दिया। ये 620 पॉइंट से थोड़ा ज्यादा था। खासतौर पर इंग्लिश में जबरदस्त सुधार हुआ था, जहां बहुत कम समय में स्कोर 30 पॉइंट्स बढ़ गया था। शिया किंगवान थोड़ी हैरान लग रही थी। उसके लिए 620 कोई बहुत ज्यादा स्कोर नहीं था। पहले चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना करती, वो हमेशा अपने एग्जाम पेपर्स को एक शांत और बेपरवाह अंदाज में देखती थी और बहुत कम भावनाएं दिखाती थी। फिर भी अब सिया किंगवान खुद को काफी खुश महसूस कर रही थी, क्योंकि वो ऐसी इंसान थी जो सफलता की संभावनाएं चाहे कुछ भी हों, अपने वादे पूरा करने में हमेशा अपनी पूरी जान लगा देती थी। सिया किंगवान खुद को रोक नहीं पाई। क्लास ब्रेक के दौरान एक शांत पल मिलते ही उसकी आंखों के कोनों में हल्की सी चमक आ गई और उसने चुपके से मुझे 2 टेक्स्ट मैसेज भेजे। लेकिन जैसे ही उसने भेजे बटन दबाया, उसे अचानक एहसास हुआ कि वे मैसेज कितने बेवकूफ़ी भरे थे। उसने तुरंत वापस बुलाएं बटन दबाया, उन्हें डिलीट किया और फिर से कोशिश की। बुरा नहीं है, मुझे लगता है, बस पास होने लायक है। एक पल बाद उसने एक और मैसेज भेजा। हमारी क्लास में ये औसत स्कोर तक भी नहीं पहुंचता, ये अभी भी मेरे स्कोर से कोसों दूर है। तो ये है तुम्हारी काबिलियत की हद। सिया किंगवान ने अपने नए शब्दों को परखा और संतुष्ट हुई कि अब ये सही लग रहा है। लेकिन ठीक अगले ही सेकंड मैंने जवाब दिया। मैंने देख लिया था कि तुमने पहले क्या भेजा था।
ये कहने के बाद मैंने तुरंत हमारी चैट लॉग का एक स्क्रीनशॉट वापस भेज दिया। खास तौर पर वे दो मैसेज जिन्हें सिया किंगवान ने कुछ ही पल पहले इतनी घबराहट में वापस बुलाया था। पहला मैसेज था, तुमने सच में बहुत सुधार किया है, और दूसरा बस एक प्यारा चंचल इमोजी था। ये देखकर सिया किंगवान पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। उसने जल्दी से टाइप करके जवाब दिया, मुझसे गलती से गलत बटन दब गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी पर्सनैलिटी का ऐसा भी कोई पहलू हो सकता है, इसलिए जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे हाथ ने अपने आप ही एक स्क्रीनशॉट ले लिया। बेशक उन संदेशों को याद करने की वो बिजली जैसी तेज कोशिश सिया किंगवान के स्वभाव के बिल्कुल अनुरूप थी। उससे एक अलग ही तरह की बनावटी शांति और दिखावटी गंभीरता झलक रही थी। सच तो ये था कि इस लड़की पर अब भी अपनी सार्वजनिक छवि बनाए रखने का थोड़ा बहुत बोझ था। हमारे पढ़ाई के व्यस्त और थका देने वाले शेड्यूल की आपाधापी में समय तेजी से बीत गया। अब शुक्रवार की शाम हो चुकी थी और मैं अपनी बेटी का हाथ थामे चल रहा था। मैं अपने माता पिता के घर लौट आया। ताले में चाबी घूमने की आवाज सुनकर लिंग हुई रसोई से बाहर निकली। तो आखिरकार तुमने वापस आने का फैसला कर ही लिया? तुम्हारे पापा तो हर रोज मुझे परेशान कर रहे थे। कह रहे थे कि अगर तुम जल्द घर नहीं लौटे तो वो मेरे साथ एक और बच्चा पैदा कर लेंगे। हवा में तैरती स्वादिष्ट खाने की महक को सूंघकर मैंने डाइनिंग टेबल की ओर देखा। वो तरह तरह के पकवानों से लदी हुई थी, जिनमें से लगभग सभी मेरे पसंदीदा थे। हालांकि मैं अंदर से बहुत खुश था, लेकिन ऊपर से मैंने बेपरवाही का दिखावा किया और हाथ हिलाते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि उन्हें सच में मेरी याद आई थी। वो तो बस तुम्हारे साथ बच्चा पैदा करना चाहते हैं। वैसे वो बूढ़ा आदमी कहाँ है? वो बालकनी में है, कपड़े अंदर ला रहा है। लिंग हुई अभी कुछ और कहने ही वाली थी कि अचानक उसकी नज़र मेरे पीछे खड़ी छोटी लड़की पर पड़ी। उसकी नज़र पूरे कमरे में घूमी, लेकिन उसे वो बेहद खूबसूरत युवती कहीं नज़र नहीं आई जो पिछली बार मेरे साथ आई थी। ये देखकर वो कुछ हैरान परेशान सी हो गई। उस शरारती बच्चे को तो माता पिता से मिलवाने के लिए किसी को घर लाना था, है ना? वो उस बड़ी लड़की को वापस क्यों नहीं लाया? इसके बजाय वो किसी इतनी छोटी बच्ची को ले आया। आखिर वो सोच क्या रहा है? ये तो पूरी तरह से गड़बड़ हो गई। ठीक उसी समय याओ याओ ने मीठी आवाज में कहा, नमस्ते दादी। नमस्ते नमस्ते, तुम्हारा नाम याओ याओ है ना? हालांकि लिंग हुई को पूरी बात समझ नहीं आई थी, फिर भी उसने अपने हाथ पोंछे और उसकी आवाज तुरंत नरम पड़ गई। तो तुम्हारी बड़ी दीदी आज नहीं आई? याओ याओ ने शर्माते हुए अपना गाल खुजाया। बड़ी दीदी व्यस्त हैं। ये सुनकर लिंग हुई ने मेरी ओर गहरी शक भरी नज़र से देखा। हालांकि मैंने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा, तुम्हारे जो भी सवाल हैं वे बाद में पूछे जा सकते हैं, मुझे तो ज़बरदस्त भूख लगी है। अपने मन के ढेरों सवालों को दबाते हुए लिंग हुई मुड़ी और वापस रसोई में चली गई। ठीक उसी समय मेरे पिता जियांग मिंग हुई बालकनी से अंदर आए। उन्होंने पहले मेरी तरफ एक हल्की सी नज़र डाली, लेकिन उनकी नज़र तुरंत याओ याओ पर टिक गई, जो बिल्कुल एक नाजुक चीनी गुड़िया जैसी लग रही थी, और वहीं टिकी रही एक लंबे खामोश पल तक। जरा मैं अपनी नन्ही पोती के सिर पर प्यार से हाथ फेर लूं? जब याओ याओ ने दादाजी कहा तो वैन यान और जियांग मिंग हुई ने आखिरकार अपनी नजरें हटाईं। नमस्ते बच्ची, उन्होंने कहा, लेकिन तुम छोटी शैतान बच्ची को ऐसी बातें सिखाना बंद करो जो उसे नहीं कहनी चाहिए। सच तो ये है कि पिछली बार जब लिंग हुई घर लौटी थी तो उसने अपने माता पिता को पूरी बात बता दी थी। हालांकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सचमुच उस बच्ची को अपने साथ घर ले आऊंगा। कुछ ही देर में पूरा परिवार खाना खाने बैठ गया। हालांकि उस जोड़े के मन में अपने बेटे से पूछने के लिए ढेरों सवाल थे, फिर भी उन्होंने खाने के दौरान खुद को रोक कर रखा और ज़्यादा कुरेदने से परहेज किया। हालांकि उनकी नज़रें भटकने से नहीं रुकी। वे चोरी छिपे याओ याओ को देख रहे थे, जिसने अपना सिर अपने कटोरे में झुका लिया था। रात का खाना खत्म होने के बाद मैं अपनी बेटी को सोफे पर ले गया और उसके साथ बैठ गया। फिर उसके लिए एक कार्टून ढूंढा जिसमें एक फ्राई पैन और एक अंडा था, ताकि वो उसे देख सकें। इस बीच जियांग मिंग हुई और उनकी पत्नी एक दूसरे की तरफ देखने के बाद हमने अपनी आवाज़ धीमी कर ली। आखिर चल क्या रहा है? लिंग हुई ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, यूही ने जवाब दिया, लेकिन मुझे जल्द ही बाहर निकलना है, ओल्ड चैन के साथ शतरंज खेलने के लिए। लिंग हुई ने उसकी तरफ तिरस्कार भरी नज़र से देखा। तो जाओ फिर, वैसे भी तुम किसी काम की नहीं हो। जियांग मिंग हुई ने अपनी जबान काट ली। हिम्मत नहीं हुई कि पलटकर जवाब दे।
उसने बस मुझे जल्दी से नमस्ते कहा, अपनी चाबियां उठाईं और दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद ही लिंगहुई की नज़र आखिरकार यावयाव पर टिकी। इस छोटी बच्ची के बारे में उसकी जिज्ञासा और सच कहूं तो उसका शक, जिसने उसे देखते ही दादी कहकर पुकारा था, मेरी सोच से कहीं ज़्यादा गहरा था। ये देखकर मैंने यावयाव को गोद में उठा लिया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। ज़रा ध्यान से देखो, क्या वो उस जवान औरत जैसी थोड़ी बहुत नहीं दिखती? लिंगहुई ने चिढ़कर जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधी हूं? अगर एक छोटी बहन अपनी बड़ी बहन जैसी नहीं दिखेगी तो फिर वो किसके जैसी दिखेगी? ये सुनकर यावयाव की आंखें हंसते हुए चांद जैसी हो गईं और उसके छोटे छोटे सफ़ेद दांतों की एक कतार दिखाई दी। इस नज़ारे ने तुरंत लिंगहुई को हक्का बक्का कर दिया। मैंने फिर से बोलने की हिम्मत की, और वो थोड़ी बहुत मेरे जैसी भी दिखती है, तुम्हें नहीं लगता? वो निश्चित रूप से उस उम्र में तुमसे कहीं ज़्यादा प्यारी थी। मैं रुका और फिर पूछा, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसका हमारे ओल्ड जियांग परिवार के साथ एक खास रिश्ता है? लिंगहुई ने अपनी भौएं से कोड़ी, आज इस बच्चे को आखिर हुआ क्या है? चूंकि मैंने माँ को सब कुछ सच सच बताने का फैसला पहले ही कर लिया था, इसलिए अब मैंने और टालमटोल नहीं की। मैंने तुरंत वो पारिवारिक तस्वीर दिखाई जो मैंने तैयार की थी, और यावयाव के पहली बार सामने आने के बाद से जो कुछ भी हुआ था, हर एक छोटी से छोटी बात, सब कुछ बता दिया। लिंगहुई पर इतनी सारी जानकारियों का बोझ अचानक आ पड़ा कि वो वहीं की वहीं पूरी तरह से जम सी गई। हालांकि ज्यादा देर नहीं लगी जब मैंने उसे चेहरे पर घोर हैरानी का भाव लिए हुए उसने पूछा, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? आखिर तुम्हें इतनी खूबसूरत पत्नी कैसे मिल गई? मेरे सिर के ऊपर तुरंत ही ढेरों सवालिया निशान उभर आए, लेकिन लिंगहुई अभी चुप नहीं हुई थी। वो लगातार बोलती रही, आखिर वो तुमसे शादी क्यों करेगी? क्या वो तुम्हारी बदसूरती से आकर्षित हुई थी, या शायद इस बात से कि तुम सारा दिन मुंह फुलाए घूमते रहते हो? मैंने अपने होंठ सिकोड़ लिए। मैं बदसूरत हूं, कम से कम हमारे परिवार में सबसे ज्यादा बदसूरत तो मैं ही हूं। जैसे ही उसने ये कहा, लिंगहुई ने हाथ बढ़ाया और मेरे गाल पर जोर से चुटकी काटी। मैं उसे जितना ज्यादा देखता हूं वो उतना ही कम मेरे जैसा लगता है। वो नाक, वे आंखें, उसकी हर एक बनावट सीधे सीधे मुझसे मिली है। मैंने अब और बातें करके अपनी सांसें बर्बाद नहीं की। मैंने बस पितृत्व परीक्षण की रिपोर्ट सीधे उसके हाथों में थमा दी और उसे खुद ही पढ़ने दिया। सबूत इतने थे, पहाड़ की तरह मजबूत, कि लिंगहुई के पास अब आगे बहस करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। एक पल के लिए हैरान परेशान होकर चुपचाप घूरने के बाद उसने झट से अपना फ़ोन निकाला और अपने पति को फ़ोन लगाया। अभी के अभी घर आओ, तुम्हारा बेटा आजकल पढ़ाई के बहुत ज़्यादा दबाव में है, उसे मानसिक दौरा पड़ रहा है। दूसरी तरफ से जियांग मिंगहुई एक पल के लिए रुका। अगर ऐसा है तो कोई जंजीर ढूंढो और उसे बांध दो ताकि वो इधर उधर लोगों को काटता ना फिरे। जैसे ही मेरा ये गेम खत्म होगा मैं वापस आ जाऊंगा। लिंगहुई पूरे 3 मिनट तक चुप रही। अगर तुम तब तक वापस नहीं आए तो आज रात सोने के लिए बाहर ही कोई जगह ढूंढ लेना। अरे पत्नी, मैं अभी के अभी वापस आ रहा हूं। और इस तरह 2.5 मिनट बाद जियांग मिंगहुई पसीने से तरबतर होकर वापस आया। गंभीर चेहरे के साथ लिंगहुई ने उसे परिवार की तस्वीर और पितृत्व रिपोर्ट सौंपी और फिर उसे वो सब कुछ बताया जो मैंने अभी अभी उसे बताया था। जियांग मिंगहुई भी पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। क्या उसकी हालत सचमुच इतनी गंभीर हो गई थी? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी इस बात को पूरी तरह से मान लेंगे। बाकी शाम मैंने बस उन सवालों के जवाब दिए जो दोनों बड़ों ने मुझसे पूछे। मैंने तो अपने फ़ोन पर फॉरेंसिक एजेंसी की ऑनलाइन रिपोर्ट भी दिखाई ताकि ये साबित हो सके कि वो सिर्फ बकवास नहीं कर रहा था। अगली सुबह जाकर कहीं लिंगहुई और जियांग मिंगहुई की सोच में बदलाव आया। वे इस सवाल से आगे बढ़े कि क्या मेरे बेटे को कोई मानसिक बीमारी है, से लेकर इस सवाल तक आए कि क्या मुझे, भगवान के लिए, कोई मानसिक बीमारी है। नतीजतन हम याओ याओ को अस्पताल ले गए ताकि उसका एक और पितृत्व परीक्षण करवाया जा सके। आखिरकार किसी पक्के और ठोस नतीजे के बिना लिंगहुई को इस बात पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था। तभी हम इस बात पर विचार करते कि हमारे बेटे को जांच के लिए मानसिक रोग विभाग में भेजा जाए या नहीं। नतीजे रविवार की सुबह आए। एजेंसी से रिपोर्ट लेने के बाद वो जोड़ा अपनी कार में बैठा और पीछे देखने वाले शीशे में याओ याओ को घूरता रहा, जो पीछे वाली सीट पर धीरे धीरे जम्हाई ले रही थी। मैं चुप रहा और उन दोनों को वो समय दिया जिसकी उन्हें खुद को संभालने की जरूरत थी। काफी देर बाद जियांग मिंगहुई मेरी तरफ मुड़ा और जोर से पूछा, हम चारों के अलावा और किसे इस बारे में पता है?
मैंने अपना सिर हिलाया। और किसी को नहीं, तुम्हारी चाची को भी अभी तक नहीं पता है। मेरा तो इरादा भी नहीं था। मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि ये तुम्हारे साथ सही नहीं होगा। उसी पल लिंगहुई ने धीरे से कहा, ये सब कैसे हो गया? मुझे तो ये भी देखने को नहीं मिला कि जब वो छोटी बच्ची पैदा हुई थी तब वो कैसी दिखती थी। वो थोड़ी रुकी, और नहीं मैंने उसे कभी गोद में लिया है। जियांग मिंगहुई ने कार का दरवाज़ा खोला। हाओचेन, ज़रा मेरे साथ बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने अपनी बेटी को सावधानी से सहारा दिया, उसे सीट के पीछे टिकने दिया और फिर खुद कार से बाहर निकला। जियांग मिंगहुई के चेहरे पर गंभीरता थी। याओ याओ के मामले में तुम्हारी माँ और मैंने सब कुछ देख और सुन लिया है। हम इस बात को पूरी तरह अपने तक ही रखेंगे। तुम और वो लड़की बस अपनी कॉलेज की प्रवेश परीक्षाओं पर ध्यान दो, अपना ध्यान दूसरी चीज़ों में मत भटकाओ। मैंने सिर हिलाया। पिताजी, मैं समझ गया। अच्छा, जब तक तुम समझ गए हो, तुम्हारी माँ और मैं अगले कुछ दिन इस बात पर सोच विचार करेंगे कि इस स्थिति को कैसे संभालना है। जिया शिंगवान और मेरे दो युवाओं के मुकाबले मेरे माता पिता को, जो बड़े बुजुर्ग थे, शायद इस स्थिति को स्वीकार करने में और भी ज़्यादा समय चाहिए था। आखिर अचानक से कहीं से एक सगी पोती मिल जाना सिर्फ हैरानी या अप्रत्याशित खुशी की बात नहीं थी, ये जिम्मेदारी का भी मामला था। उसके बाद जियांग मिंगहुई ने मुझसे चुपके से अपने पास रखे कुछ पैसे दिए। याओ याओ को कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने दो, फिर अगले हफ्ते तुम्हारी माँ और मैं याओ याओ को साथ लेकर तुमसे मिलने आएंगे। हम अपनी बहू से मिलना चाहते हैं। जब मैंने अपने पिताजी को ये कहते सुना कि वो जिया शिंगवान से मिलना चाहते हैं, तो मुझे तुरंत समझ आ गया कि ये बुजुर्ग असल में क्या चाल चल रहा है। इसलिए मैंने अपने होठ से कोड़े और पलट कर कहा, वो अभी आपकी बहू नहीं बनी है। जियांग मिंगहुई ने मेरी तरफ एक गहरी अर्थ वाली नज़र से देखा। तुम दोनों की एक बेटी भी हो चुकी है, क्या वो सच में बचकर निकल पाएगी? फिर भी उसने एक अलग बहाना बनाने का फैसला किया। हम तो बस याव याव की माँ से मिलना चाहते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना? पिता और बेटे ने थोड़ी देर और बातचीत की, फिर आखिरकार लिंगहुई कार से बाहर निकली। याव याव का हाथ थामे हुए उसके चेहरे पर एक चौड़ी सी मुस्कान थी। इतनी खूबसूरत और प्यारी पोती को पाकर भी उसे अब भी ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही हो। ये एक सपने जैसा ही था, और इससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय बात ये थी कि वो बेहद खूबसूरत युवती, जो किसी बड़ी हस्ती सेलिब्रिटी जैसी दिखती थी, असल में मेरी होने वाली बहू थी। ये सोचते हुए लिंगहुई ने अपनी पोती के मुलायम गोरे गोरे छोटे से गाल को प्यार से हल्के से दबाया। ये कैसी दुनिया है, आजकल तो मेंढक को भी हंस का मांस खाने को मिल जाता है। याओ याओ ने अपना सिर एक तरफ झुकाया, एक पल के लिए कुछ सोचा और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। हैरानी की बात यह थी कि उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, शायद इसीलिए क्योंकि उसकी होने वाली दादी भी अक्सर बिल्कुल यही बात कहा करती थीं। मुझे लिंगहुई से बहस करने का कोई मन नहीं था। मैंने बस उसे सोमवार को याओ याओ को स्कूल छोड़ने के बारे में कुछ हिदायतें दीं। लिंगहुई फौरन मान गई। तो अभी तुम्हारे और उस लड़की के बीच में क्या चल रहा है? कॉलेज खत्म होते ही तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? मैंने हाथ हिलाकर उसकी बात को टाल दिया। आप लोग बहुत ज़्यादा आगे की सोच रहे हैं। अभी तो हम दोनों सिर्फ याओ याओ की वजह से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हालात सामान्य होते तो वो शायद अभी से 10 साल बाद कहीं जाकर मेरे पीछे पड़ती। लिंगहुई ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, उसने तुम्हारे पीछे पड़ना शुरू किया? मैंने बिना किसी शर्म या हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। हाँ, वो सालों तक मेरे पीछे पड़ी रही। मुझे हैरानी हुई जब लिंगहुई ने जोर से ताना मारा। मुझे तो लगता है कि ऐसा तभी हो सकता है जब धरती पर मौजूद हर एक आदमी मर जाए। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो काम था वो लगभग पूरा हो चुका था। इसलिए मैं ऊपर अपने कमरे में गया ताकि अपना सामान पैक कर सकूं और स्कूल वापस जाने के लिए तैयार हो सकूं। जब मैं अपने किराए के घर पर वापस पहुंचा, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और दोपहर ढलने लगी थी। उस पल तक मेरे सीने पर जो भारी बोझ था वो आखिरकार हट गया। फिर मैंने अपना फ़ोन उठाया। मेरे फ़ोन पर बहुत सारे मैसेज जमा हो गए थे जिन्हें मैंने अभी तक पढ़ा नहीं था, लेकिन सबसे ऊपर जो मैसेज था वो लिन वेन युआन का था। एक पोस्टर जिसके साथ एक छोटा सा मैसेज भी था। उस मैसेज का मतलब ये था कि कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं और हर किसी पर बहुत ज़्यादा दबाव है। इसलिए अगले वीकेंड जब समय आएगा तो हम मॉल में घूमने जा सकते हैं या कोई फिल्म देख सकते हैं ताकि थोड़ा आराम मिल सके। संक्षेप में कहें तो उसका इशारा एकदम साफ था। मैं धीरे से हंसा और तुरंत जवाब दिया, क्या ये अगले वीकेंड खुल रहा है?
लिन वेन युआन को शायद उम्मीद नहीं थी कि उसे सच में कोई जवाब मिलेगा। कुछ ही सेकंड बाद उसने तुरंत एक मीम भेजा। हाँ, क्या तुम इसमें दिलचस्पी रखती हो, क्लासमेट शिया किंगवान? मैंने उस पोस्टर पर दोबारा नज़र डाली, बस शुक्रिया लिखकर जवाब दिया और फिर चैट विंडो बंद कर दी। मैंने तुरंत वो पोस्टर सीधे शिया किंगवान को फॉरवर्ड कर दिया। याओ याओ की माँ, क्या हमें याओ याओ को कहीं घुमाने ले जाना चाहिए? दूसरी तरफ काफ़ी देर तक चुप्पी छाई रही। जब मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया और कुछ देर तक प्रैक्टिस एग्जाम के सवालों को हल करता रहा, तब जाकर मेरा फ़ोन दोबारा बजा। इस बार शिया किंगवान ने मुझे सीधे फ़ोन किया था। मैं अभी थोड़ी देर के लिए सो गई थी। क्या तुम वापस आ गए हो? उसकी आवाज़ में एक हल्की ऊँघती हुई सी टोन थी, जैसे कोई अभी अभी नींद से जागा हो और उसमें थोड़ी सी हैरानी भी घुली हुई थी। मैं वापस आ गया हूँ। मैंने तुरंत बातचीत को वापस असली मुद्दे पर ले आया। तो क्या तुम इस वीकेंड जा रही हो? दूसरी तरफ शिया किंगवान अपनी बिस्तर पर बैठी थी और उसकी आंखें आधी बंद थीं। उसे ये समझने में काफ़ी देर लगी कि मैं उस पोस्टर के बारे में बात कर रहा हूँ जो मैंने उसे भेजा था। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। चूंकि हाल ही में हुए मासिक परीक्षण में उसके प्रदर्शन में ज़रा भी गिरावट नहीं आई थी, वो अभी भी साइंस के छात्रों में छठे स्थान पर मजबूती से बनी हुई थी, इसलिए उसके पिता का रवैया उसके प्रति काफ़ी नरम पड़ गया था। कम से कम अब वो उसके क्लासमेट्स को संभावित चोरों की तरह नहीं देखते थे, जैसा कि वो पहले किया करते थे। तभी शिया किंगवान को एक ज़रूरी बात पूछने की याद आई। जब तुम इस बार याओ याओ को घर वापस लेकर गए थे, तो तुम्हारे माता पिता ने कुछ कहा? उन्हें इस बात को स्वीकार करवाने में काफ़ी समय लगा। हालांकि मेरी माँ ने ये ज़रूर कहा कि तुम एक ऐसे मेंढक की तरह हो जो हंस का मांस खाने की कोशिश कर रहे हो। हंस का मांस? ये कैसी दुनिया है? शिया किंगवान ने आंखें घुमाईं। उसने सचमुच पहले कभी इतना बेशर्म हंस नहीं देखा था। मुझे उसके बारे में जितनी अच्छी तरह पता था, उसे देखते हुए मेरी माँ ने जिस मेंढक का जिक्र किया था, वो पूरी संभावना है कि मैं ही था। फिर शिया किंगवान पूरी तरह से मासूमियत भरी आवाज में बोली, झुवन, और एक बात है। मैंने बेपरवाही से अपनी किताब के पन्ने पलटे। वे तुमसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे इस हफ्ते समय निकालकर यहाँ आएंगे। ये शब्द सुनकर लाइन के दूसरी तरफ काफ़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा और फिर आखिरकार शिया किंगवान की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। मुझसे मिलना चाहते हैं? मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या तुम पिछली बार उनसे नहीं मिली थी? वो बात अलग थी, शिया किंगवान ने धीरे से जवाब दिया। आखिर पिछली बार जब वो लिंग हुई से मिली थी तो वो सिर्फ एक क्लासमेट के तौर पर मिली थी। हालांकि वो थोड़ा अजीब था, लेकिन इतना भी नहीं कि वो पूरी तरह से घबरा जाए। लेकिन इस बार मेरे माता पिता साथ आ रहे थे और याओ याओ को भी साथ ला रहे थे। इससे पूरी बात का मतलब ही बदल गया। इसका मतलब था कि मेरे माता पिता उसे बहुत बारीकी से परख सकते थे, ठीक वैसे ही जैसे वे अपनी होने वाली बहू को परखते हैं। ये सोचते हुए वो जल्दी से बिस्तर से उठी, गहरी सांस ली और पूछा, वे इस वीकेंड आ रहे हैं, क्या मुझे इस मौके के लिए कुछ खरीदना चाहिए? मैं खाली हाथ तो नहीं जा सकती। मैंने उसे बीच में ही रोकते हुए बेपरवाही से कहा, कोई ज़रूरत नहीं, बस कैजुअल कपड़े पहन लेगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? शिया किंगवान ने अपनी अलमारी खोली और अपने कपड़ों को देखते हुए खुद से बुदबुदाई। ये पहली बार है जब मैं तुम्हारे माता पिता से मिल रही हूँ, तुम्हारी माँ और पिताजी से। क्या तुम्हें मेरे माता पिता से मिलने में घबराहट नहीं हो रही? शायद इस बात से परेशान होकर कहीं मुझे उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी अजीब न लगे, शिया किंगवान ने वही सवाल मुझसे ही पूछ लिया। मैंने एक पल सोचा और फिर जवाब दिया, ठीक है, तो मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाने का कोई मौका ढूंढ लूंगी। मुझे थोड़ी उलझन महसूस हुई। तुम्हारी माँ? शिया किंगवान ने धीरे से कहा, मेरी माँ की कब्र दक्षिणी उपनगरों में हैयुआन कब्रिस्तान में है। मैं चाहती हूँ कि वो याओ याओ को देखें। मैं वहाँ थोड़ी देर के लिए नीचे बैठ गया। मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई। ठीक है, माँ को याओ याओ बहुत पसंद आती है। शिया किंगवान ने मजाकी अंदाज में होंठ फुलाते हुए विरोध किया, ये मेरी माँ है जिन्हें याओ याओ पसंद आएगी, ऐसी बातें मत कहो। तो फिर जब समय आएगा तो मुझे अच्छे से तैयार होकर जाना चाहिए, वरना तुम्हारी माँ सच में कह सकती हैं कि मैं तो बस एक मेंढक हूँ जो हंस का मांस खाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस समय तक मुझे शिया किंगवान के साथ तीखी नोकझोंक करने का मन नहीं था, इसलिए मैं बस मुस्कुराया और ये बात कह दी। शिया किंगवान हंसी नहीं रोक पाई। वो ऐसा नहीं करेंगी। माँ बहुत ही कोमल स्वभाव की इंसान थी। वैसे भी मैं खुद कोई हंस नहीं हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, उसके दिल में ममता की एक लहर दौड़ गई।
अगर किसी को हंस कहा जा सकता था तो शायद वो जियांग हाओचेन ही था, वो आदमी जो फ़ोन की दूसरी तरफ था। जिस पल वो पैदा हुई थी तब से ही उसे अपने परिवार में हर किसी का प्यार मिला था। अपने 18 सालों में एक भी ऐसा इंसान नहीं था जिसने उसे प्यार न किया हो। नतीजतन वो एक स्वाभाविक बेबाकी और अपनी एक मजबूत पहचान के साथ पैदा हुई थी। इस मामले में वो पुरानी शियाशिन से बिल्कुल अलग थी, वो लड़की जो कभी किसी और के घर में आश्रित बनकर रहती थी। शिया किंगवान ने जल्दी से इन ख्यालों को झटक दिया और एक पल के लिए इस मामले पर ध्यान से सोचा। तो क्या हम अगले शनिवार को तुम्हारे माता पिता से मिलने का दिन तय कर लें? मैं अपने परिवार से बात करके उस दिन के लिए अपना सारा काम निपटाने की पूरी कोशिश करूंगी, हालांकि मुझे शाम 6 बजे तक घर वापस आना पड़ सकता है। सच कहूं तो मैंने कमरे में चारों ओर नज़र दौड़ाया और थोड़ी बेबसी के साथ अपना सिर हिलाया। हाई स्कूल के 2 साल मैं पूरी तरह से अकेला रहा। उस समय मुझे कभी नहीं लगा कि वो जगह अकेली है, लेकिन अब वो थोड़ी खाली खाली लगती है। जब से वो छोटी बच्ची आई है, मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। याव याव हमेशा उछल कूद करती रहती है, शोर मचाती है या सोफे पर लेटकर स्ट्रॉबेरी खाते हुए कार्टून देखती है और अपने डैडी से गले लगने और किस करने की जिद करती है। कभी कभी मुझे सच में ये लगता है कि वो थोड़ी ज़्यादा ही ज़िद्दी है। लेकिन अब सिर्फ 2 छोटे महीनों के बाद जब मेरी बेटी मेरे पास नहीं है तो मुझे ये सब सच में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ये एक प्यार करने वाले पिता की भावना का सबसे शुद्ध रूप था। शिया किंगवान ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी और मुस्कुराईं। ये बहुत बढ़िया है, तुम एक दिन बहुत अच्छे पिता बनोगे। मैंने अपनी एक भौं उठाई, मैं पहले से ही हूं। साथ में सिर्फ कुछ दिन बिताने के बाद ही मेरे माता पिता अपनी बेहद प्यारी पोती के प्यार में पूरी तरह से पड़ गए थे। लिंगहुई ने तो फ़ोन पर सीधे सीधे ये भी कह दिया, तुम्हें इतना प्यारा बच्चा कैसे मिल गया? आखिर मैंने तुम्हें क्यों जन्म दिया? मैंने जवाब में बस जम्हाई ली। आखिरकार बेटे आमतौर पर अपनी माँ पर जाते हैं, जबकि बेटियां आमतौर पर अपने पिता पर जाती हैं। इस पर वो पूरी तरह से चुप हो गईं। आखिरकार वो दिन आ ही गया, शनिवार, जब हमें अपने माता पिता से मिलना था। उस सुबह जल्दी ही मैंने शिया किंगवान से नीचे मिलने का इंतज़ाम किया। आज कैंपस ब्यूटी शिया ने एक सफ़ेद ड्रेस पहनी थी, एक ऐसा पहनावा जिसे किसी ने भी उसे पहले कभी नहीं पहनते हुए देखा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने थोड़ी घबराहट के साथ पूछा, जियांग हाओचेन, मैं कैसी लग रही हूँ? मुझे सच में सजने संवरने का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। मैंने एक पल सोचा, फिर हाथ बढ़ाया और उसकी पोनी टेल को बांधने वाला हेयर टाई निकाल दिया। ये ठीक लग रहा है, मैंने कहा। जियांग शिंगवान ने अपना सिर हल्का सा हिलाया और उसके लंबे काले बाल, जो पहले पीछे बंधे हुए थे, स्वाभाविक रूप से नीचे बिखर गए। इसका पूरा असर किसी भी बनावटीपन या भारी मेकअप से पूरी तरह से मुक्त था। उसके आसपास एक ऐसी आभा थी जिसने मुझे याओ याओ की तस्वीरों की याद दिला दी। आधे घंटे बाद जियांग मिंगहुई अपनी कार से आए और अपने साथ अपनी पत्नी और पोती को भी लाए। जैसे ही याओ याओ ने हमें देखा, वो तुरंत कार से बाहर भागी और खुद को शिया किंगवान की बाहों में डाल गया। मम्मी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, वो रोते हुए बोली। शिया किंगवान भी अपने होठों को हल्का सा सिकोड़कर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मम्मी को भी तुम्हारी बहुत याद आई। इस बीच उसे देखकर लिंगहुई और जियांग मिंगहुई दोनों ही हैरान रह गए। माँ और बेटी दोनों ही बेहद खूबसूरत थीं, इतनी खूबसूरत कि यकीन करना मुश्किल था। जहां तक उनके बगल में खड़े उस व्यक्ति की बात थी, ये कैसा मजाक है, वो भला उसके साथ कैसे रह सकती है? ये सोचते हुए लिंगहुई उत्साह से आगे बढ़ी और बोली, वान वान, तुम तो बिल्कुल गॉर्जियस लग रही हो, बिल्कुल किसी फिल्म स्टार की तरह। तुम अपने हाई स्कूल की कैंपस ब्यूटी रही होगी, है ना? शिया किंगवान ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। ओ नहीं, बिल्कुल नहीं, आप खुद भी बहुत खूबसूरत हैं आंटी। कितनी प्यारी बातें करती है ये बच्ची। लिंगहुई पूरी तरह से खुश हो गई। वान वान, मैंने तुम्हारी जैसी प्यारी लड़की आज तक नहीं देखी। संयोग की बात यह है कि मेरी अपनी कोई बेटी नहीं है, तुम ही क्यों ना मेरी बेटी बन जाओ। मैंने लिंगहुई को शिया किंगवान के पारिवारिक हालात के बारे में 2 दिन पहले ही बता दिया था। जब उसने वो कहानी सुनी थी, वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। अब मैं धीरे से मुस्कुराया और कहा, अगर वो तुम्हारी बेटी बन जाए तो बहुत बढ़िया होगा, इस तरह मुझे भी एक छोटी बहन मिल जाएगी। शिया किंगवान ने मेरी तरफ एक नज़र डाली। मेरा बेफिक्र और आरामदेह रवैया देखकर उसे हल्की सी बेचैनी महसूस हुई।
असल में मैं तुमसे उम्र में थोड़ी बड़ी हूं। इसके बाद हम सब लोग कार में सवार हो गए। जिस बात की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वो ये थी कि जैसे ही मैं सामने वाली पैसेंजर सीट पर बैठा, पिताजी मेरी तरफ झुककर फुसफुसाए, हाउचन, मैंने अभी अभी शहर के बीचों बीच घरों की कीमतों पर एक नज़र डाली है। 100 वर्ग मीटर से ज़्यादा की जगह के लिए डाउन पेमेंट लगभग 6 लाख युआन है। जब तक तुम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होगे तब तक हम शायद काफ़ी पैसे बचा चुके होंगे। मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं और जवाब दिया, आपको मेरे लिए पैसे बचाने की क्या ज़रूरत है? मैं खुद पैसे बचाऊंगा और अपना घर खरीदूंगा। इसके अलावा पिताजी, इतनी जल्दी क्या है? हम तो अभी अभी बात कर रहे थे। इस मोड़ पर रियर व्यू मिरर से लिंग हुई की तरफ देखते हुए, जो शिया किंगवान के साथ बड़े जोश से बातें कर रही थी, जियांग मिंगहुई तुरंत उसकी बात समझ गया। नाराज होने का नाटक करते हुए उसने पलटकर कहा, ये मेरी बचत है, क्या तुम सच में मुझे बताओगे कि मैं इसका क्या करूं? और किसने कहा कि मैं ये तुम्हारे लिए बचा रहा हूं? मैं तो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने के लिए पैसे बचा रहा हूं, ताकि उसे अपनी बेटी को दहेज में दे सकूं। क्या इसमें कुछ गलत है? ये सुनकर शिया किंगवान ने हैरानी से पलकें झपकाईं। फिर खुद भी बात का मतलब समझते हुए उसने सोचा, क्या अंकल की बातों का छिपा हुआ मतलब कुछ ज़्यादा ही साफ नहीं है? मैंने भी चोरी चुपके जियांग मिंगहुई की तरफ देखा। तुम्हारी बेटी के लिए दहेज, ताकि वो तुम्हारे पुराने जियांग परिवार का हिस्सा बन सके। मुझे तो इस बारे में उनसे सीधे सीधे बात करना भी थोड़ा अजीब लग रहा था। जैसे जैसे दोपहर के खाने का समय नज़दीक आ रहा था, हमने एक शांत सा रेस्टोरेंट ढूंढा और अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। लिंग हुई और जियांग मिंगहुई ने जल्दी से अपनी पोती को एक सीट पर बिठा दिया और उनके ठीक सामने वाली सीटों की पूरी कतार उन दोनों नौजवानों के लिए खाली छोड़ दी। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं बस चलकर गया और शिया किंगवान के ठीक बगल में बैठ गया। ठीक उसी समय एक वेटर 2 मेन्यू लेकर आया। शिया किंगवान ने बिना सोचे समझे अपना मेन्यू टेबल पर मेरी तरफ खिसका दिया। तुम ही पहले ऑर्डर कर लो। ये देखकर लिंग हुई मुस्कुराई और कहा, हमसे शर्माओ मत, आज आंटी और अंकल तुम दोनों को लंच करवा रहे हैं, इसलिए बेझिझक जो चाहो ऑर्डर कर लो। शिया किंगवान ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। आंटी, सच में खाने के मामले में मेरी कोई नखरे वाली आदतें नहीं हैं। ये सुनकर मैंने मेन्यू उठाया और उसकी तरफ देखा। क्या तुम जब किसी और के साथ बाहर खाने जाती हो तो आमतौर पर ऐसे ही पेश आती हो? शिया किंगवान ने फिर से पलकें झपकाईं। क्या इसमें कुछ गलत है? जब इस तरह की बातों की बात आती थी तो वो सचमुच वैसी ही थी। दूसरों ने जो भी इंतज़ाम किए होते वो खुशी खुशी उन्हें मान लेती। जो कुछ भी ऑर्डर किया जाता वो खुशी से खा लेती। ये बात पारिवारिक समारोहों पर भी लागू होती थी। ठीक है, तो फिर हम ऑर्डर कर देते हैं, मैंने एक पल तक उसे देखते हुए कहा। प्यारी, मैंने कहा और फिर मेन्यू खोला। इस छोटे बच्चे को खट्टी चीज़ें खाना और मीठी चीज़ें पीना पसंद है। इसके लिए कुछ भी तीखा मत मंगाना। ओ, और इसे धनिया बहुत पसंद है। ये सुनकर सिया किंगवान ने अपने मीठे होठों पर ज़बान फेरी और अपने दिल में भी ठीक वैसा ही एहसास महसूस किया। उसी पल याओ याओ ने जोश में अपना हाथ ऊपर उठाया और बीच में ही बोल पड़ी, याओ याओ को भी धनिया बहुत पसंद है, पापा को भी बहुत पसंद है, हमारे पूरे परिवार को ही ये बहुत पसंद है। ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। मुझे कुछ पल लगे और फिर मैंने धीरे से जवाब दिया, हाँ बिल्कुल सही, याओ याओ को ये आदत मुझसे ही मिली है। लेकिन ये सुनते ही लिंग हुई और जियांग मिंग हुई एकदम से जम से गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर मेरे बगल में बैठी सिया किंगवान की तरफ। ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ कहना चाहते हों लेकिन खुद को रोक रहे हों। जब सबने खाना खत्म कर लिया तब जाकर सिया किंगवान ने खुद को संभाला। आंटी, अंकल, उसने बात शुरू की। जियांग हाओचेन ने शायद आपको मेरी हालत के बारे में पहले ही बता दिया होगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि मुझे आपको खुद बतानी चाहिए। लिंग हुई ने सिर हिलाया। जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। अब मेरे पिताजी का एक नया परिवार है जिसकी उन्हें देखभाल करनी है, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उनके बीच कोई झगड़ा हो या उनके रिश्ते में कोई दरार आए। सिया किंगवान की आवाज़ एक पल के लिए लड़खड़ा गई। इसलिए हो सकता है कि मुझे कुछ समय के लिए पैसों की तंगी का सामना करना पड़े, लेकिन जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी मैं पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने का कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगी। इस बात पर सिया किंगवान ने गहरी सांस ली। हो सकता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा दौलत शोहरत ना हो, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं याओ याओ की देखभाल में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर आखिरकार मैंने अपने फ़ोन से नज़रें हटाईं। वो शायद ही कभी एक साथ इतना ज़्यादा बोलती थी,
ये साफ जाहिर था कि वो बहुत लंबे समय से इन सब बातों के बारे में सोच विचार कर रही थीं। लिंग हुई और जियांगमिंग हुई ने बस एक दूसरे की तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। खाना खत्म होने के बाद जब उन्होंने मुझसे याओ याओ को खिलौनों की दुकान पर घुमाने ले जाने के लिए कहा, तब जाकर जियांगमिंग हुई, जो अब तक पूरी तरह से चुप थे, आखिरकार कुछ बोले। वान वान, उसने कहा, हाओ चैन की माँ और मैं आज यहाँ बिना किसी छिपे मकसद के आए हैं। बात बस इतनी सी है कि जब उसने अचानक हमें बताया कि हमारी एक पोती है, तो हमें थोड़ा खैर समझ नहीं आया कि कैसे प्रतिक्रिया दें। इसीलिए हमने खुद आकर तुमसे मिलने का फैसला किया। सिया किंगवान ने धीरे से और आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। असल में उसे काफ़ी समय से पता था कि मेरे माता पिता सचमुच में बहुत अच्छे लोग हैं। जियांगमिंग हुई एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर आगे बोली, बात बस इतनी सी है कि हाओचैन हमारा इकलौता बच्चा है।